अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। स्वामी जी कुछ सोच कर बोले, मैं कोई न कोई तरीका निकाल लूँगा। तुम इस मामले में फ़िक्र न करो। तुम्हें कल इतला पहुँच जाएगी कि तुम्हें यहाँ से किस तरह निकलना है और कैसे नागपुर पहुँचना है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के अलावा शहर के हर बस स्टॉप और लारियों के अड्डों पर पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी मौजूद हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात हुई है कि फ़ौजी हिरासत में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं उतारी गई। अगर तस्वीर उतार ली जाती तो तुम्हारे लिए पांडिचेरी से बाहर कदम निकालना नामुमकिन था। मैंने स्वामी जी से कमांडो औरंगजेब के बारे में पूछा, क्या आपको मेरे साथी कमांडो औरंगजेब के बारे में कोई खबर है? वो पांडिचेरी की अशरफिया सिराय में मेरी गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले जुदा हो गया था। स्वामी जी कहने लगे, कमांडो औरंगजेब के बारे में मुझे अभी तक कोई इतला नहीं मिली। वो पकड़ा भी नहीं गया। अगर पकड़ा गया होता तो मुझे लाजमी तौर पर इसका इल्म हो जाता। इसका यही मतलब है कि वो पांडिचेरी से निकलने में कामयाब हो गया है और अब तक कमांडो शेरवान के पास श्रीनगर पहुंच चुका होगा। इसके बाद स्वामी जी उठ खड़े हुए। पहले मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना और जाते हुए ये दिया बुझा देना। तुम्हें क्या करना है इस बारे में कल किसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। उनके जाने के 5 मिनट बाद मैंने दिया बुझा दिया और कोठरी से निकल गया। मैंने मंदिर का गेट आधी दफ़ा देख लिया था। मैं वहां से सीधा गेट पर आ गया। वहां गंगू एक तरफ अंधेरे में खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया और आगे आगे चलने लगा। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से गुजरते हुए वापस गंगू की झोंपड़ी या खोखे में पहुंच गया। मैं गंगू को स्वामी जी के साथ जो बातें हुई थी बताने लगा तो उसने कहा, इन बातों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। मैं होटल जा रहा हूँ, दरवाजे को अंदर से कुंडी न लगाना। मैं रात को आकर सो जाऊंगा, कल सुबह मुलाकात होगी। वो चला गया। उसका होटल रात को 12 बजे के बाद बंद होता था। दूसरा रोज़ भी मैंने वहीं गुजारा। दोपहर के बाद गंगू आ गया। उसके हाथ में कपड़े की गठड़ी थी। वो मेरे लिए खाना भी लाया था। झोंपड़े में आकर उसने कहा, पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। मैंने चावल वगैरह जो कुछ वो लाया था खाने लगा। मैं अभी तक लुंगी कुर्ता के लिबास में ही था। मेरी पतलून कमीज जो गंगू मेरे लिए लाया था संदूक में बंद पड़ी थी। मेरा पिस्तौल भी संदूक के पीछे ही खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था। खाना खा चुकने के बाद गंगू ने गठड़ी खोल के उसमें से गिरवे रंग का एक लंबा चोला, गिरवे रंग की एक धोती और लंबे बालों को एक विग और बड़े बड़े मनकू की माला निकाल कर मुझे दिखाई और कहा, ये लिबास पहन लो। तुम्हारी पतलून और कमीज अलग थैले में बंद कर देता हूँ। ये कपड़े तुम नागपुर पहुँचने के बाद पहन लोगे। मैंने पूछा, क्या मुझे साधु बनकर नागपुर जाना होगा? वो बोला, हाँ, मगर तुम अकेले नहीं जाओगे। अकेले अगर तुम किसी रियासत के राजा बनकर भी जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस के खुफिया लोग तुम्हारी तलाश में हैं। टिड्डी दल की तरह शहर में फैले हुए हैं। तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? गंगू बोला, स्वामी जी तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें हिफाजत के साथ नागपुर पहुंचाने का ये इंतज़ाम किया है कि वो हिंदू श्रद्धालुओं की पूरी एक मुंडली लेकर नागपुर के बड़े मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम भी उन श्रद्धालुओं में शामिल हो गया। इस तरह तुम पर किसी को शक नहीं पड़ेगा और स्वामी जी की वजह से तुम्हारी चेकिंग भी नहीं होगी। ठीक 1 घंटे बाद पांडिचेरी से वरंगल जाने वाली गाड़ी से चल पड़ना होगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि पांडिचेरी के रेलवे स्टेशन तक मुझे अकेले जाना होगा? गंगू बोला, नहीं। 1 घंटे बाद स्वामी जी अपनी मुरली के साथ हुआ और दूसरे श्रद्धालुओं को लेकर हमारे होटल के सामने से गुजरेंगे। तुम उस वक्त तक हमारे होटल के बाहर बैठोगे। वहाँ तुम पर कोई शक नहीं करेगा। यहाँ साधु लोग आम चलते फिरते रहते हैं। जब स्वामी जी अपनी मुरली को लेकर वहाँ से गुजरेंगे तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। यह सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें महफूज तरीके से नागपुर पहुँचाने के लिए खेला जा रहा है। अब जल्दी से ये कपड़े पहनकर अपना हुलिया साधु वाला बना लो और मेरे जाने के कुछ देर बाद यहाँ से निकल कर हमारे होटल पहुँच जाना और वहाँ बाहर एक कुर्सी पड़ी होगी, उस कुर्सी पर बैठ जाना। मैं खुद आकर तुम्हें बड़ी अकीदत से कॉफ़ी का गिलास पेश करूँगा। गंगू के जाने के बाद मैंने धोती कुर्ता उतार कर गहरवे रंग का लंबा चोला और धोती सी पहन लिया। गले में मनकू वाली मालाएं डाली, सर पर लंबे लंबे बालों वाली विग जमाई और बिल्कुल साधु बन गया।
इस हुलिये में मुझे मुश्किल ही से पहचाना जा सकता था। इसके बाद मैंने संदूक में से पतलून, कमीज और बूट निकाल कर थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका लिया। पतलून को मैंने संदूक के पीछे ही पड़ा रहने दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं सर से पांव तक साधु बनकर झोंपड़े से निकलकर गंगू के होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक दो आदमी मिले, मगर उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो न किया। होटल के पास आया तो देखा बाहर एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी। मैं जाते ही गंगू की हिदायत के मुताबिक उस कुर्सी पर बैठ गया। कोई 1 मिनट बाद गंगू मेरे पास आया। उसके हाथ में कॉफ़ी का गिलास था। कहने लगा, महाराज कॉफ़ी लाया हूँ। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, जय विष्णु भगवान की सफल रहो। मैं खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि सामने बाजार में साधुओं की एक टोली आती दिखाई दिया। आगे आगे स्वामी जी अपने मखसूस जोगियों वाले भेष में थे। हाथ में त्रिशूल था। श्रद्धालु और साधु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें कुछ लोग सिविलियन कपड़ों यानी धोती कुर्तों और पतलून कमीज में भी थे। उस शख्स ने हर तबका के ख्याल के लोगों को अपने ज़ेर असर कर रखा था। ये 15-20 के करीब लोग थे। स्वामी जी आगे आगे चलते कभी कभी जय गुरु गोरखनाथ और ओलख निरंजन का नारा लगा रहे थे। वो मेरे करीब से गुजरे तो उन्होंने कंखियों से मेरी तरफ देखा और आगे निकल गया। मैं कुर्सी से उठा और जुलूस में शामिल हो गया। चौक में 4-5 वैगनें खड़ी थीं। सब लोग वैगनों में बैठकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। रेलवे स्टेशन पर लोग आकर स्वामी जी के हाथ चूमते और एक तरफ हट जाते। इन लोगों को रेलगाड़ी का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया पर नाबिनों और जोगियों साधुओं को रेल का टिकट माफ़ होता है। सब लोग प्लेटफार्म पर आकर गाड़ी में सवार हो गया। मुझे स्वामी जी ने अपने डब्बे में अपने साथ बिठा लिया। वो गर्दन हिला हिला कर राम राम का जाप कर रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। उस गाड़ी को वरंगल शहर तक जाना था। वहाँ से हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये लंबा सफ़र था। हमारे इर्द गिर्द दूसरे साधु बैठे थे। स्टेशन पर स्वामी जी और बाकी साधुओं की बढ़िया भगत हुई। लोग मिठाइयाँ और पूरियाँ दान कर देते। सारा दिन गुजर गया। इस दौरान स्वामी जी मुझसे मतलब की कोई बात ना कर सके। रात हो गई। स्वामी जी ने अपने मुरीद साधुओं से कहा, तुम सब लोग अब सो जाओ, हम जाकर राम नाम का जाप करेंगे। ये हमारे साथ जागेगा। सब साधु और दूसरे लोग सोने की तैयारियों में लग गया। पांडिचेरी के रेलवे स्टेशन पर मुझे प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जो मशकूक चेहरे थे, और ये यकीनन सीआईडी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया एहलकार थे। जोगी साधुओं की मुरली का वो बड़े गौर से जायजा भी ले रहे थे, मगर खामोश थे। पुलिस दूसरे मुसाफिरों की चेकिंग वगैरह भी कर रही थी, लेकिन हमें किसी ने न पूछा। वो लोग जानते थे कि ये साधुओं की मुरली है और स्वामी गोरखनाथ की क़ियादत में यात्रा पर किसी तीर्थ स्थान को जा रही है। और रात को जब सब साधु लोग गहरी नींद सो रहे थे, तो स्वामी जी ने, जो मेरे बिल्कुल करीब बैठे थे, आहिस्ता से मेरी तरफ झुककर कहा, सब ठीक हो जाएगा। वारंगल में सीआईडी ज़्यादा हो गया। वहाँ तुम ऊपर बर्थ पर जाकर सो जाना। ट्रेन फराटे भरती रात की तरीके में भागी जा रही थी। स्वामी जी ने एक नज़र से करीब सोए हुए साधुओं का जायजा लिया, फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कहा, नागपुर पहुंचने के बाद तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। मुझसे मिले बगैर स्टेशन से बाहर न जाना। वारंगल का स्टेशन आया तो मैं बर्थ पर चढ़कर लेट गया। मैं पहलू के बल लेटा था और मेरा चेहरा खिड़की की तरफ था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेटा नींव आंखों से खिड़कियों की तरफ देख रहा था, जहाँ से मुझे प्लेटफार्म पर चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे। ट्रेन रुकी हुई थी। इतने में पुलिस के 2 सिपाही स्वामी जी की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी से इस इलाके की ज़बान में, जो बाद में स्वामी जी ने बताया कि तेलुगु ज़बान थी, हैदराबाद, दक्कन और आज के आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर तेलुगु ज़बान बोली जाती है। स्वामी जी को मैं देख रहा था। वो बड़े एतमाद और बेनियाजी के साथ पुलिस वालों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सिपाही चले गए। स्वामी जी ने निहायत दूर अंदेशी से काम लेते हुए मुझे वरंगल के स्टेशन पर बर्थ पर जाकर लेट जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के सिपाही ज़रूर मेरे बारे में ही पूछगछ कर रहे थे। गाड़ी आगे रवाना हो गई तो स्वामी जी ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। 2-3 रातों से तकरीबन जाग रहा था। आंखें बंद करते ही नींद आ गई। जब बेदार हुआ तो गाड़ी के डब्बे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी पूरी स्पीड से जा रही थी। स्वामी जी के चेले उनके आमने सामने वाले निश्चितों पर बैठे तमिल जबान में उनसे बातें कर रहे थे।
अब मालूम हुआ कि हमारे खास आदमी को जो स्वामी जी के भेष में था, तमिल और तेलुगु ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। इस शख्स ने इस बारे में और इस इलाके में अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मालूम होता था कि इस मुजाहिद को इस इलाके में बड़ी ख़ास यानी मास्टर सिपाही की हैसियत हासिल है। मैं भी बर्फ से उतरकर स्वामी जी के पास बैठ गया और उनका पाठ बड़ी अकीदत से सुनने लगा। तीसरे पैर चंद्रपुर का शहर आया और गुजर गया। सूरज नागपुर के कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों के पीछे झुक रहा था कि ट्रेन नागपुर पहुंच गया। हमारे स्वामी जी ने अपने तमाम अकीदतमंद साधुओं और मुरली के दूसरे लोगों से कहा कि वो प्लेटफार्म पर एक तरफ बैठ जाएं, हम मुंह हाथ धोकर आते हैं। स्वामी जी ये कहकर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम की तरफ बढ़े। मुझे उन्होंने पहले ही हिदायत दी थी कि स्टेशन से उतरते ही मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चला जाऊँ। चुनाचे मैं ट्रेन के रुकते ही डब्बे से उतर कर जहाँ उन्होंने कहा था वहाँ पहुँच गया। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खाली था। एक तरफ लकड़ी की जालीदार स्क्रीन खड़ी थी। मैंने वहाँ जाकर अपना हुलिया तब्दील किया और स्क्रीन से बाहर आ गया। स्वामी जी मुझे उस स्क्रीन के पीछे ले गया और धीमी आवाज़ में कहने लगे, ये इतला मुझे भी मिल चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया है। मेजर शरद दीवान के करीब रहकर थोड़ी सी कोशिश से तुम्हें इस बारे में मालूमात मिल सकती हैं। इस मंसूबे की जो खबर भी मिले उसे फ़ौरन जिस तरह भी हो सके श्रीनगर में कमांडो शेरवान को पहुंचा देना। मुझसे शायद तुम्हारी मुलाकात न हो, लेकिन नागपुर में भी हमारा एक आदमी मौजूद है। फिर स्वामी जी ने मुझे थैले में से एक तय किया हुआ कागज निकाल कर दिया और कहा इसमें उस आदमी का एड्रेस है और वो हिंदवाना नाम है जिस तरह वो नागपुर में रह रहा है लिखा हुआ है। खुफिया कोड वर्ड भी लिखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर तुम उससे मिल सकते हो। वो धमाका खैज डिवाइसेस बनाने का माहिर है। अब तुम खामोशी से निकल जाओ। अल्लाह हाफिज। ये कहकर स्वामी जी गुरु गोरखनाथ का नारा बुलंद करते हुए वेटिंग रूम के बाथरूम की तरफ चल दिए। मैं चुपके से बाहर आ गया। अब मुझे वहां से सीधा नागपुर फौजी हेडक्वार्टर की मिलिट्री कैंटीन की तरफ जाना था। मेरे चेहरे पर कैप्टन जोशी के निश्चर का लगाया हुआ लकीर जैसा निशान बाकी था। जख्म ठीक हो गया था मगर निशान मौजूद था। मैंने स्टेशन से निकलते ही बस पकड़ी और मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गया। गेट पर दो फौजी खड़े थे। उनमें से एक मेरी सूरत से वाकिफ था। फिर भी उसने फौजी कैंटीन में फ़ोन करके मेरे बारे में तस्दीक करने के बाद मुझे गेट के अंदर जाने दिया। फौजी कैंटीन पर कैंटीन का मालिक मेहता नहीं था, अस्टेट जगदेश मौजूद था। मुझे देखते उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, श्री धर्मवीर जी वरंगल से कब वापस है? मैंने कहा, भैया जी अभी आ रहा हूँ। मेहता जी कहाँ हैं? जगदेश एक मद्रासी फौजी के सामान को लिफाफे में डाल रहा था। कहने लगा, मेहता जी मार्केट गए हैं, अब शायद कल ही आएंगे सुबह को। मैंने कहा, मैं अपने बड़े भैया मेजर साहब से मिलकर अभी आता हूँ। जगदेश मुस्कुराता रहा। मैं ऑफिसर्स क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। सूरज गरूब होने वाला था। मुझे मालूम था कि यह वक्त मेजर शरद दीवान के शराब की महफिल सजाने का होता है। वो ज़रूर अपने कमरे में ही होगा। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मेजर शरद ड्राइंग रूम में सामान शराब तरतीब से रख रहा था। उसका अर्दली पास खड़ा साफ कपड़े से शीशे के गिलास को चमका रहा था। मेजर ने जैसे ही मुझे देखा मुस्कुराने लगा। अरे धर्मवीर जी, कब आया? तुम जल्दी नहीं आ गया? मैंने मेजर शरद दीवान से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मेजर ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, भैया जी वरंगल में मेरा जी नहीं लगा। ख्याल था कुछ नहीं तो 10-15 दिन रहूँगा, लेकिन आपकी याद आने लगी। वरंगल में भी कोई दिलकशी नहीं थी, बस आ गया। मेजर शरद ने मेरे रुखसार पर जख्म का निशान देकर पूछा, ये जख्म कहाँ से लगा? मैंने कहा, वरंगल के एक मंदिर में पूजा पाठ करने गया था। एक बंदर ने हमला कर दिया और मेरा गाल जख्मी हो गया। मेजर शरद ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, हनुमान जी को तुम पर प्यार आ गया होगा। इस दौरान अर्दली ने मेजर के गिलास में शराब का पहला पैक बना दिया था। ना मैंने पांडेचेरी के जहाज़ों की तबाही का पूछा, ना मेजर शरद ने उनका कोई जिक्र किया। वो वाकई जिम्मेदार भारतीय फौजी अफसर था। फौज में इंटेलिजेंस कोर वाले अहदेदार वैसे भी हर किस्म की बातों को अपनों से भी छुपा कर रखते हैं। अगर कोई पूछ बैठे तो गोल मोल कर देते हैं। नागपुर शहर पांडिचेरी से बहुत दूर था। अगरचे पांडिचेरी की इंतजामिया ने नागपुर से मेजर शरद को बुलवाया था कि वो गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी या कश्मीरी मुजाहिद से पूछगछ करे, लेकिन मेजर शरद का पांडिचेरी के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से बराह रास्त ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। इस वजह से मैं किसी हद तक मुतमैन था
कि पांडिचेरी में भी जिन फौजी अफसरों ने टॉर्चर किया है, खास तौर पर कैप्टन जोशी, ये लोग नागपुर नहीं आएंगे। मैं मेजर शरद के पास बैठा माताजी और शकुंतला जी का अहवाल पूछता रहा कि एक सिख कैप्टन अंदर आ गया। ये शराब नौशी में मेजर का साथी था। मैं नमस्ते कहकर उठा और वहां से निकल आया। ये जुलाई का महीना था। अभी जुलाई की 2-3 तारीख ही थी। जनूबी हिंद में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस दिन मैं नागपुर पहुंचा, उसी रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। सुबह उठा तो दरख्त धुले धुले सरसब्ज हो रहे थे। आसमान पर घटाएं झुकी हुई थीं। रात को अपने कमरे में आकर दरवाजे को चटकनी लगाकर स्वामी जी का दिया हुआ रुक्का गौर से पढ़ लिया था। उसमें नागपुर में अपने खास जासूस का हिंदवाना नाम है और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। खुफिया कोड यह था, मैं मालापुरम का शिकारी हूँ। ये जुमला मुझे अपने जासूस साथी को जाकर कहना था। उसने पूछना था, मालापुरम में बरखा तो नहीं हुई? इसके जवाब में मुझे कहना था, मालापुरम में बर्फबारी हुई है। स्वामी जी ने कहा था कि मैं ज़रूरत के वक्त उस आदमी से मिलूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने जासूस से एक सरसरी मुलाकात कर लीजिए और जगह भी देख लीजिए। ज़रूरत के वक्त जगह तलाश करने में वक्त ज़ाय नहीं करना पड़ेगा। चुनाचे दोपहर के खाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट जगदेश से कहा, श्री जगदेश जी, मैं गणपति रघु जी के मंदिर में माथा टेकने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जगदेश बोला, धर्मवीर जी, मेरे लिए प्रसाद ज़रूर लेते आना। मैंने कहा, ज़रूर लेता आऊँगा। मैं फौजी हेडक्वार्टर के गेट से निकलकर सड़क पर आ गया। स्वामी जी ने अपने जासूस का जो एड्रेस दिया था, मैं टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच गया। मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो नागपुर का कौन सा इलाका था। अपने जिस जासूस के पास जाना था, उसकी दुकान बाजार के शुरू में थी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि उसकी दुकान किस चीज़ की थी। बस यूँ समझ लें, एक दुकान थी और वहाँ रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया फ़रोख्त होती थीं। मैं दुकान में दाखिल हो गया और अलमारी और शेल्फ के खानों में लगी हुई चीज़ों को देखने लगा। साथ ही कंकियों से मैंने देख लिया कि एक दुबला पतला सांवले रंग का आदमी कोने में काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। यकीनन यही दुकान का मालिक था और अपना खास जासूस था। इस वक्त उसके पास कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखता उसके पास आकर रुक गया। मैं उसका हिंदवाना नाम भी नहीं बताऊंगा, आप फर्जी नाम रख लें, चलिए घनश्याम रख लें। मैंने उसे मुखातिब होकर कहा, महाराज, मुझे घनश्याम जी से मिलना है। उस आदमी ने अखबार के ऊपर से नज़रें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं ही घनश्याम हूँ, क्या काम है तुम्हें? मैंने काउंटर पर उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर कहा, मैं मालापुरम का शिकारी हूँ। घनश्याम पर मेरे इस खुफिया कोड जुमले का बज़ाहिर कोई असर न हुआ। उसने नज़रें अखबार पर जमा लिया और आहिस्ता से पूछा, मालापुरम में बरखा तो नहीं हुई? मैंने कहा, मालापुरम में बर्फबारी हुई है। उसने अखबार पढ़ते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे लकड़ी का ज़ेना ऊपर कोठड़ी में जाता है, ऊपर जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं पीछे हट गया और अलमारियों में रखी चीज़ों को देखता हुआ पीछे मुड़ा। सामने लकड़ी का तंग ज़ेना ऊपर जा रहा था। मैं खामोशी से ज़ेना चढ़ने लगा। 6-7 सीढ़ियाँ थीं। ऊपर कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कोठड़ी के सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो खुली थी। उस पर सफ़ेद पर्दा गिरा हुआ था। वहाँ से दिन की अबरलूत धुंधली रोशनी कोठड़ी में आ रही थी। दीवार के साथ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था। इधर उधर दुकान से मुतल्लिक अशियाए ज़रूरत कोने में पड़ी थीं। बांस की 2 पुरानी कुर्सियां भी थीं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कोई 5-7 मिनट के बाद घनश्याम ऊपर आ गया। मेरे सामने तख्त पोश पर बैठते ही बोला, तुम्हें यकीन है कि यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने नहीं देखा? कोई मशकूक शख्स तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? मैंने कहा, मुझे यकीन है, ऐसा कोई आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। फिर उसने अपना नाम धर्मवीर लिया और बोला, कुछ रोज़ पहले स्वामी जी ने एक आदमी के हाथ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर भेज दिया था। वो कल अचानक नागपुर यात्रा पर क्यों आए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? मैंने उसे बताया कि वो सिर्फ मुझे हिफाजत से नागपुर तक पहुंचाने आए थे। घनश्याम की आंखें चमकीली थीं। उम्र 60 के करीब होगी। चेहरे पर जिहानत की चमक थी। कहने लगा, ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। तुम लोगों ने पांडिचेरी में दुश्मन के जहाज़ों को गर्क करके बड़ा कारनामा किया है। इसके बाद तुम्हारा अकेले नागपुर आना खतरे से खाली नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि इस शख्स को मेरे और कमांडर औरंगजेब के बारे में सब कुछ मालूम था। कहने लगा, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि स्वामी जी को इन वक्त पर तुम्हारे बारे में पता चल गया और उन्होंने कैप्टन जोशी के टॉर्चर चैम्बर से फरार होने का मौका फराहम कर दिया।
वरना कैप्टन जोशी जैसे कसाब के हाथों तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। वो इससे पहले हमारे 2 कश्मीरी कमांडोज को टॉर्चर करके हलाक कर चुका है।